आज हम पॉलिटी का भाग मौलिक अधिकार का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। कल हम लोग मौलिक अधिकार के कुछ बेसिक एवं कुछ अनुच्छेदें देखे थे, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मौलिक अधिकार को हम लोग कल बहुत बारीकी से समझने का प्रयास किए थे। जो क्लास छूट गया था, जो मतलब जितना लेक्चर छूट गया था, उसको हम लोग आगे आज का कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग कल देखे थे कि मौलिक अधिकार कहते किसको है, मौलिक अधिकार लाया कहाँ से गया था, मौलिक अधिकार को संविधान में कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया था और कौन सा अनुच्छेद क्या कहा था। हम लोग कल इसके बारे में पूरा एक एक करके बारीकी से हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं। आज इसको हम लोग कल तक का जो क्लास था उसको हम लोग आज कंटिन्यू करने का क्लास करेंगे। हम लोग कल देखे थे कि सबसे पहला मौलिक अधिकार को 6 भागों में, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। तो हम लोग उसमें कल देख लिए थे समानता का अधिकार को देख लिए थे, स्वतंत्रता का अधिकार को देख लिए थे और शोषण का विरोध का अधिकार को देख लिए थे। हम लोग यहाँ तक भी देखे थे कि जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक जिक्र किया गया था। कहां से कहां तक जिक्र किया गया था? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक जिक्र किया गया था। फिर हम लोग देखे थे कि शोषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग क्या देखे थे? स्वतंत्रता का अधिकार को देखे थे। स्वतंत्रता का अधिकार को वर्णन आर्टिकल नंबर 14 से 18, ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक वर्णन किया था। कहां तक वर्णन किया गया था? आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 तक। और शोषण का विरोध का जो वर्णन किया गया था आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 वर्णन किया गया था। और आज हम लोग का जो है नेक्स्ट टॉपिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 तक जिक्र किया गया। अब हम लोग आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के आर्टिकल नंबर 28 को हम लोग बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या देखते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें लिख दिया है कि जो ये आर्टिकल जितना 25 से लेकर के 28 तक जितना भी वर्णन करेगा और किससे रिलेटेड होगा? धार्मिक से रिलेटेड होगा। तो आर्टिकल नंबर सबसे पहला 25, आर्टिकल नंबर 25 अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अनुच्छेद 25 बोलता है कि किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया। क्या दिया गया? किसी भी धर्म को अपना सकता है। अर्थात कहने का हम एग्जाम्पल में देकर समझाते हैं कि अगर हम हिंदू हैं तो अगर हमें लगा कि मुसलमान धर्म को अपना लेना चाहिए तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस धर्म को क्या कर सकता है? उस धर्म को अपना सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है। अर्थात अगर हम अगर यादव हैं, अगर हम यादव हैं, हमें लग रहा है कि हमें तेली कास्ट में जाना है, मतलब साव के कास्ट में जाना है, तो इस धर्म से जाकर के क्या कर सकता है? मतलब अपना धर्म को परिवर्तन कर सकता है। तथा साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया, आर्टिकल नंबर 25 में साथ ही साथ यह भी बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना धर्म को स्थानांतरण कर रहा है, मतलब अपना धर्म को परिवर्तन कर रहा है, जिस धर्म को अपना रहा है उस धर्म को प्रचार प्रसार भी कर सकता है। क्या बोला गया है? कि जो भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है, तथा जिस धर्म को अपनाएगा उस धर्म को प्रचार प्रसार भी कर सकता है। आर्टिकल नंबर 25 आप लोग को किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। आप लोग को 25 समझ में आया? साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 25 में यह भी जिक्र किया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आर्टिकल नंबर 25 में यह भी बोला गया है कि इस अनुच्छेद के तहत कृपलान सिखों का, मतलब जो सिख जाति होता है ना, सिख लोग कृपलान धारण करने का दिया गया। और कितनों को दिया गया है? सिखों को कृपनान किसमें दिया गया है? आर्टिकल नंबर 25 में जिक्र किया गया। आर्टिकल नंबर 25 समझ में आया? आर्टिकल नंबर 25 बोलता है कि कोई भी धर्म किसी भी, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है, तथा जिस धर्म को अपनाएगा उस धर्म को चुनाव प्रसार भी कर सकता है। कोई दिक्कत? फिर आर्टिकल नंबर 26 को समझते हैं। आर्टिकल नंबर 25 तो क्लियर, आर्टिकल नंबर 26 को समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति नया धर्म का गठन कर सकता है, नया धार्मिक संगठन बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं कि जिस प्रकार बौद्ध धर्म का गठन हुआ, जैन धर्म का गठन हुआ, तो क्या आर्टिकल नंबर 26 में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति अपना एक नया धर्म को
बना सकता है, जिस प्रकार अभी सारनाथ धर्म के बारे में किया जा रहा है। समझ में? आर्टिकल नंबर 26 क्या बोला गया कि कोई भी व्यक्ति एक नया धर्म को गठन करने का अधिकार दिया गया है, मतलब नया धर्म को संगठन कर सकता है, बना सकता है। आर्टिकल नंबर 26 समझ में आया? आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है कि किसी कोई भी व्यक्ति नए धर्म को बना सकता है, संगठन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आर्टिकल नंबर 27 को समझते हैं। किसको समझते हैं? आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 में क्या बोला गया है? इसमें आर्टिकल नंबर 27 में बोला गया है, आर्टिकल नंबर 27 बोलता है कि जो धार्मिक जो होता है, जो धर्म से रिलेटेड जितना भी जो टैक्स आता है, जो कर आता है, वह मुक्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं कि जो भी राम मंदिर अयोध्या में बनाया जा रहा है, राम मंदिर जो अयोध्या में बनाया जा रहा है, तो उसका जितना सारा का सारा जो पैसा जमा होगा उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 27 एक लाइन में क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 27 में यही बोलता है कि धार्मिक मतलब धार्मिक संबंधित जितना भी जो पैसा जमा होता है वो किसी प्रकार का उसमें किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 28 को समझते हैं। आर्टिकल नंबर 28 में बोला कि सरकार द्वारा संचालित सरकारी शैक्षणिक संस्था, सरकार द्वारा संचालित सरकारी शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार का धार्मिक पढ़ाई नहीं किया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अगर सरकार जो मतलब क्या होते हैं प्राइमरी या अपग्रेडेड हाई स्कूल बनाता है वो सरकार द्वारा सरकारी संस्था है, तो सरकार द्वारा जो अपना मतलब सरकार बना है, तो यही बोला गया कि सरकार द्वारा संचालित, इसको सरकार चला रहा है, तो सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था में किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना होगा। फिर एक बार फिर से रिवीजन कराते हैं, लेकिन फिर 28 में ही बोला गया है, फिर 28 में ही बोला गया है कि यदि अल्पसंख्यक लोग हैं तो उसे धार्मिक की शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 28 एक लाइन में बोला जाता है कि सरकार द्वारा संचालित सरकारी संस्था में किसी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु जिनकी संख्या अल्पसंख्यक हो वैसे उन लोगों की क्या दी जा सकती है? शिक्षा दे सकते हैं। हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को देख लिए। क्या देख लिए? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को भी देख लिए, और साथ ही साथ चौथा मौलिक अधिकार समाप्त हुआ। फिर से एक बार आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक रिवीजन करवाते हैं। आर्टिकल नंबर 25 में क्या बोला गया? आर्टिकल नंबर 25 में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है तथा जिस धर्म को अपनाएगा उस धर्म को चुनाव प्रसार भी कर सकता है, कोई दिक्कत? आर्टिकल नंबर 26 में क्या बोला था कि कोई भी व्यक्ति कोई एक नया धर्म को भी गठन कर सकता है। आर्टिकल नंबर 27 में क्या बोला है? आर्टिकल नंबर 27 में बोला गया है कि सरकार मतलब क्या बोला? आर्टिकल नंबर 27 में बोला गया कि जितना भी धार्मिक जो पैसा आएगा उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 28 में बोला गया है, आर्टिकल नंबर 28 में बोला गया है, क्या बोला गया है कि सरकार द्वारा संचालित सरकारी संस्था में किसी प्रकार का उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु जिसकी संख्या अल्पसंख्यक हो उन लोगों को क्या किए जाएंगे? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल नंबर 25 देख लिए, आर्टिकल नंबर 26 देख लिए, आर्टिकल नंबर 27 को देख लिए, आर्टिकल नंबर 28 को देख लिए। अब हम लोग इसी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता को क्या किए? समाप्त किए, कोई दिक्कत? फिर हम लोग देखते हैं कि फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, इसके लिए हमको थोड़ा सा ये मिटाना होगा। देखिए हम लोग देख लेते हैं पांचवा क्या है? पांचवा क्या है? शिक्षा। पांचवा क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एवं संस्कृति का अधिकार क्या है?
शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार। इसमें आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के आर्टिकल नंबर 30 तक वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 29 बोलता है कि जो वैसे व्यक्ति, मतलब आर्टिकल नंबर 29 में बोला गया प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बचाए रखने के लिए उसे प्रचार प्रसार कर सकता है। क्या बोलता है? कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष अपनी भाषा, अपनी लिपि एवं अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए उसे प्रचार प्रसार कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे हम एग्जाम्पल पे कर रहे हैं, हम लोग को भाषा क्या है? हिंदी है। हम लोग को भाषा हिंदी है, तो हम लोग हिंदी भाषा को बचाने के लिए क्या अन्य देशों में भी जा करके हिंदी बोलेंगे, क्या अपनी संस्कृति बचेगा? बचेगा ना। अगर मतलब जो नागपुरी बोलता है तो अपनी संस्कृति बचाने के लिए नागपुरी के लिए पूरा अपनी जान झोंक देख सकता है ना। तो उसी को क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 29 में? क्या बोला गया? आर्टिकल नंबर 29 में बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बचाए रखने के लिए उसे प्रचार प्रसार कर सकता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 29 देख लें। आर्टिकल नंबर 29 फिर क्या बोलता है? फिर से सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 29 में बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि को बचाए रखने के लिए उसे प्रचार प्रसार कर सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आर्टिकल नंबर 30, आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है? सो सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 30 में बोला गया कि धार्मिक एवं भाषा के आधार पर, धार्मिक एवं भाषा के आधार पर परिभाषित अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है? सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 30 बोला गया कि धार्मिक एवं भाषाई के आधार पर जिन अल्पसंख्यक लोगों को बांटा गया, भाषा के आधार पर तथा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक को बांटा गया है, वो लोग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। समझ में आया? आर्टिकल नंबर 29 को भी देख लिए और आर्टिकल नंबर 30 को भी देख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट 32। अब यहाँ समझ में आ गया 31 गया तो क्या गया, तो हम लोग क्या बताए थे? कल बताए थे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो जो आर्टिकल नंबर, यहाँ जो आर्टिकल नंबर 31 था वो क्या था? संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको कहाँ रख दिया गया है? जिसको कहा है 200 के फर्स्ट में, अर्थात भाग 12 के काम में रख दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचार। क्या देखते हैं? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार आर्टिकल नंबर 32। देखिए, इसको बारीकी से समझिएगा कि इससे बहुत, अगर ये समझ में आ गए तो आपको बहुत चीज फायदा होगा। सबसे पहला संवैधानिक उपचार कहते हैं कि इसको सोच समझिए। संवैधानिक उपचार या भारत का क्या बोला जाए, यह मौलिक मतलब संविधान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी विशेषता को देखते हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसकी विशेषता को देखते हुए, इनकी पूरा गहराई को जानते हुए इसे संविधान का आत्मा या संविधान का हृदय बोला जाता है। एक लाइन में सवाल, संविधान का आत्मा या हृदय किसे बोला जाता है? आर्टिकल नंबर 32 को। अब आर्टिकल नंबर 32 है क्या? सो सुनिए। आर्टिकल नंबर 32 में जिक्र किया गया है कि यदि मौलिक अधिकार को किसी प्रकार का हनन किया जा रहा है, यदि मौलिक अधिकार को किसी प्रकार का हनन हो रहा है या किया जा रहा है या होती जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, वैसी परिस्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। क्या रीट? 5 प्रकार की रीट जारी करता है। क्या करता है? रीट जारी करता है। आर्टिकल नंबर 32 फिर से सुनिएगा। आर्टिकल नंबर 32 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 32 में बोला गया कि यदि किसी प्रकार का मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी के लोगों के साथ या किसी भी राज्य के लोगों के साथ, अगर किसी प्रकार का मौलिक अधिकार को क्या हनन किया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट एवं
हाई कोर्ट क्या करता है, 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। अब रीट होता क्या है, सबसे पहला मतलब क्या नया शब्द है रीट। अब हम लोग रीट को समझेंगे, रीट कहते हैं किसको। सबसे पहला किसको कहते हैं, रीट। क्या कहते हैं, रीट। रीट सबसे पहला रीट, रीट या ब्रिटेन से लाया गया। कहां से लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया। कहां से लाया गया, ब्रिटेन से लाया गया। वहां पे ब्रिटेन में मतलब इंग्लैंड में जो वहां पे जो रीट जो जारी करता है, वहां पे राजा के द्वारा रीट जारी किया जाता है। किसके द्वारा रीट जारी किया जाता है, राजा के द्वारा जारी किया। जिससे इंग्लैंड में यहाँ जो हम लोग रीट बोलते हैं, वहां इंग्लैंड में न्याय का झरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्याय का झरना। क्या बोलते हैं बाबू लोग, न्याय का झरना बोलते हैं। रीट को इंग्लैंड में क्या बोलते हैं, न्याय का झरना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब रीट है क्या, रीट कितना 5 प्रकार का रीट जारी करता है। तो 5 रीट है क्या, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिशोध, चौथा उपप्रेषण, और पांचवा अधिकार पत्र। अब हम लोग पांचों को समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले इसको और बेसिक कुछ देख लेते हैं। तो जो अभी क्या है कि ये 5 प्रकार का रीट कौन जारी करता है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। लेकिन जिसमें संविधान बन रहा था 1950 के दशक में, 1950 के दशक में सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे, कोलकाता तथा मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता तथा मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता तथा मद्रास के उच्च न्यायालय, कोलकाता, बॉम्बे तथा मद्रास के उच्च न्यायालय जो क्या 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता था। लेकिन वर्तमान समय में सभी उच्च न्यायालय क्या करता है, 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। तब सबसे पहले हम लोग 5 प्रकार का रीट समझते हैं। अब रीट समझते हैं, ठीक है। तो 500 का रीट समझने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसको देखते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण को समझते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए, यह लिटेन शब्द से बना हुआ है। यह कहां से लिया गया है, लिटेन शब्द से मिलकर के बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षी। कहां से मतलब कौन सा शब्द से मिलकर के बना है, लिटेन शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है के प्रस्तुत करना। अब देखो इस सब को प्रस्तुत करने का अर्थ क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षी उन व्यक्ति के साथ जारी की, मतलब उस व्यक्ति को रीट जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षी तब जारी किया जा सकता है, रीट किया जाता है जब कोई भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा जबरन उठा करके ले गया है। अर्थात जबरन उठा करके ना, मतलब किसी भी प्रकार का उसको क्या किया, उसे कटघरा में ले गया। तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। किसको, पुलिस को, और बोलता है कि जिसको आप बंदी बना करके ले गए हैं उसे न्यायालय में किसी भी निकटतम न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में कटघरा के समक्ष प्रस्तुत करे। और कटघरा में प्रस्तुत करने के बाद न्यायाधीश द्वारा जिस व्यक्ति को मतलब क्या बोला जाए, पकड़ के ले गया तो उसके बारे में जांच करेगा। यदि वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे नेक्स्ट कानूनी कार्रवाई की जाती है। और तथा अगर वो दोषी नहीं पाई जाती है तो उसे वहीं पे उसे वहीं पे क्या किया जाता है, विराह कर दिया, मतलब उसे छोड़ दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक बार फिर से समझाते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण वैसे व्यक्ति के पास उस समय रीट जारी किया जाता है जब पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके ले गया है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रीट जारी करता है। उस रीट जारी में बोलता है कि जिस व्यक्ति को आप पकड़ के ले गए हैं उस व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करे, तथा न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद कटघरा के समक्ष लाए। और कटघरा में समक्ष लाने के बाद अगर वो व्यक्ति दंडित मतलब क्या, अगर दोषी पाया जाता है तो उसे
नेक्स्ट कानूनी कार्रवाई की जाती है। अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त, मतलब उसी को वहीं से विराग कर जाता है, मतलब उसे को वहीं से छोड़ दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आया? एक लाइन में बंदी प्रत्यक्षीकरण किसको कहते हैं, समझ तो आ ही गया होगा। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं परमादेश। परमादेश, सबसे पहला परमादेश का अर्थ होता है को आदेश देना। परमादेश को अर्थ होता है को आदेश देना। तो परमादेश सबसे पहला समझते हैं। परमादेश बोलता है कि क्या, परमादेश रीट तब जारी किया जाता है, परमादेश रीट तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर रहा है। कोई भी अधिकारी जब अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय रीट जारी करता है किसको, अधिकार को, और बोलता है कि अपने कर्तव्यों को पालन करें। यदि आप अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कीजिएगा तो आपको उस पद से क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। परमादेश समझ में आया? परमादेश कहते हैं किसको है, परमादेश उस मतलब परमादेश रीट जारी कब किया जाता है, परमादेश रीट जारी तब किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट रीट जारी करता है किसके प्रति, अधिकार के प्रति, और बोलता है अपने अधिकार को पालन कीजिए, अपने कर्तव्यों को पालन करें। यदि आप अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करते हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रतिशोध। प्रतिशोध का अर्थ होता है रोकना। प्रतिशोध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। क्या होता है, रोकना। प्रतिशोध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, या प्रतिशोध उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। और प्रतिशोध कब जारी किया, सो सुनिए, प्रतिशोध उच्च न्यायालय द्वारा अपने निकटतम अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई कानूनी सुनवाई जा रही है, अधीनस्थ न्यायालय में या जिला न्यायालय में कोई कानूनी सुनवाई सुनाई जा रही जो उसके अधिकार का नहीं है। एग्जाम्पल पे हम शॉर्ट पे समझाते हैं। अगर हम लोग जो जेपीएससी है, जेपीएससी किसका मतलब किस क्षेत्र के लिए अधिकार, उसको सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। अगर वही सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट के बदले में हजारीबाग कोर्ट के लिए जिला न्यायालय में सुनवाई सुनाई जा रहा है, क्या जिला का अधिकार क्या आता है, क्या उसका मतलब उसका क्षेत्र में आता है, तो उसी को कहा जाता है कि परमादेश किसको बोला जाता है, प्रतिशोध कहते हैं किसको है, प्रतिशोध बोलते हैं रोकने, मतलब प्रतिशोध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। रोकना प्रतिशोध उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को बोला जाता है कि आप अपने जो सुनवाई सुनाए जा रहे हैं वो आपके क्षेत्र का नहीं है, कृपया उसे रोके और आगे बढ़ाएं, कृपया उसे रोके और आगे बढ़ाएं। किसमें जिक्र किया गया, प्रतिशोध। एक लाइन में प्रतिशोध कहते हैं किसको है कि कोई भी अधीनस्थ न्यायालय में यदि कोई कानूनी सुनवाई की जा रही है जो उसके क्षेत्र का नहीं हो तो वैसी परिस्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी करके किसके प्रति, अधीनस्थ न्यायालय के प्रति रीट जारी करके बोलता है आप अपने मतलब जो आप सुनवाई सुनाए रहे हैं वो आपके क्षेत्र का नहीं है, आप मतलब आपकी कार्य सीमा के क्षेत्र से बाहर है, आप कृपया उसे रोके और मतलब आगे बढ़ा, आपने से उच्च न्यायालय की ओर उसे स्थानांतरण कीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चौथा आता है उत्प्रेषण। चौथा आता है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण को समझने से पहले चौथा क्या आता है, उत्प्रेषण। तो सबसे पहले उत्प्रेषण कहते किसको है, तो उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए इसका उत्प्रेषण को हम कहते हैं कब है, देखो यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय में या कोई उच्च न्यायालय में कोई केस किया है, ठीक है, कोई कानूनी मतलब कोई केस दर्ज किया है तथा वो लंबित समय मतलब लंबे समय से उस केस को सुनवाई नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो या हाई कोर्ट रीट जारी करता है और बोलता है कि जो आप केस को रखे हैं कृपया अगर आप सुनवाई नहीं कर पाते हैं तो उसे आगे बढ़ा दीजिए। एक लाइन में समझाते हैं, उत्प्रेषण कहते किसको है, उत्प्रेषण तब कहते किसको, सो समझिए, उत्प्रेषण या रीट तब जारी किया जाता है जब कोई
का केस लंबे समय के अंतराल से फंसा हो तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रीट जारी करता है तथा बोलता है कि आप आगे बढ़ाइए, हम उसका सुनवाई कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं, जो जेपीएससी का है, जो जेपीएससी जो 2006 का है, जेपीएससी 2000 मतलब जेपीएससी 6 में जेपीएससी 6 बैंक का जो केस किया गया है, लंबे समय से अंतराल से किया गया, क्या किया गया, लंबे समय से किया गया, तो उसे क्या करेगा, आप रीट जारी, आप बोलेगा कि आप सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, कृपया उसे आगे बढ़ाए, कृपया उसे आगे बढ़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का चौथा आता है अधिकार पत्र। क्या आता है, अधिकार पत्र। अधिकार पत्र देखिए, अधिकार पत्र रीट तब जारी किया जाता है, अधिकार पत्र रीट तब जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी कोई नया कानून बना दिया, जब कोई अधिकारी अपना नया कानून से मतलब क्षेत्र में बना दिया, तब रीट मतलब सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय रीट जारी करके पता करता है कि जो अधिकारी जो अपना जो बना है क्या वह सही सक्षम है, उसे रीट जारी करके उस अधिकार के प्रति जांच करता है, उस कानून को जांच करता है। यदि वह सही पाया जाता है तो उसे कानून के तौर पर जोड़ दिया जाता है, और यदि वह गलत पाया जाता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग मौलिक अधिकार को एकदम लास्ट के कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता हो तो बेहिचक कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लास्ट एग्जाम के व्यू से यहीं तक इम्पोर्टेंट है, लेकिन पढ़ रहे तो मौलिक अधिकार पूरा ही पढ़ लेते हैं। इसके लिए इसको सबसे पहले हमको मिटाना होगा। तो कंप्लीट पास ही है क्या? पास ही है नहीं। तो चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। मौलिक अधिकार से अगर आप लोग को एक भी क्वेश्चन बनता होगा तो आर्टिकल नंबर 33 देखिए, आर्टिकल नंबर 32 तक देख लिए, आर्टिकल नंबर बच गया 33 और आर्टिकल नंबर 34 और आर्टिकल नंबर 35, वो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें बोलता है कि यदि मौलिक अधिकार को अगर किसी भी क्षेत्र में मौलिक सैन्य के क्षेत्र में अगर सैन्य को बचाने के लिए यदि मौलिक अधिकार को हनन भी करना पड़ेगा, मतलब सैन्य के क्षेत्र में अगर उस क्षेत्र में अगर सैन्य की रक्षा को प्रदान करने के लिए यदि उस क्षेत्र का मौलिक अधिकार को समाप्त भी किया जरूरत पड़े तो उसे समाप्त कर दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद। अगर आप लोग को किसी प्रकार का सवाल है तो बेहिचक कमेंट में करके पूछिए, बेहिचक हम ट्राई करेंगे आप लोग का जवाब कमेंट में देख करके भेज दे।